एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एलटी ग्रेड की जो अनदर ब्रांच है, जैसे कि एक्सटेंशन एजुकेशन, जो पूरा यूनिट था वो हमने कंप्लीट किया है। ये नेक्स्ट हमारी ब्रांच है होम मैनेजमेंट, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है आपका होम, हाउसिंग वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। मे बी ये जो टॉपिक है पूरा यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक, तो इसका दो वीडियोज़ में हम इसको अपलोड करें, क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, पॉसिबल नहीं होगा 15-20 मिनट में कवर कर पाना। तो अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इसकी पार्ट 2 वीडियो अपलोड करेंगे। तो घर क्या होता है? सबसे पहले तो एक इमारत जिसमें एक परिवार के लोग रहते हैं। ये न केवल हमें आश्रय और आराम प्रदान करता है, मतलब ना केवल हमको रहने के लिए जगह और हमें कंफर्ट देता है, बल्कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको भी फुलफिल करता है। ये हमें गर्मी से, सर्दी से, हवा, बर्फ, बारिश, जंगली जानवरों, इन सभी से बचाता है। ये तो बेसिक बातें हैं जो हम लोग सभी जानते हैं। द प्लेस वेयर वन लिव परमानेंटली, स्पेशली एज अ मेंबर ऑफ फैमिली और हाउस होल्ड, उसको हम हाउस कहेंगे, ठीक है, जहाँ पे परमानेंटली रहा जाता है एज अ मेंबर ऑफ फैमिली। अब घर के प्रकार नेक्स्ट आपके पूछे गए हैं सिलेबस में। तो घर के कई प्रकार होते हैं, इन्हें इनकी विभिन्न विशेषताओं पर, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी बेसिस पर इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि पक्का घर, जो मकान आपकी ईंट, सीमेंट, लकड़ी, लोहा, स्टील, इन सब से बने हुए होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं और परमानेंट होते हैं, वो आपके पक्के घर होते हैं। कच्चे घर जो हैं वो लकड़ी, मिट्टी, पुआल और सूखे पत्तों से जो बने हुए होते हैं, जो बेसिकली आप रूरल एरिया में देखेंगे, जो झोपड़ी वगैरह ये लोग बना लेते हैं, वो भी आपके कच्चा घर के अंतर्गत आती हैं। कच्चा घर में आपका तंबू आता है, जो कपड़े से बनता है सैनिकों के लिए। जैसे कि आपने भी अगर एनसीसी वगैरह लिया होगा तो वहां पर, या फिर एनएसएस में भी हम बनाते हैं, तो ये तंबू वगैरह बनाने होते हैं। उसके बाद है कारवां, जो जिप्सी पहियों के बने हुए घर होते हैं, वो कारवां कहलाते हैं। हाउस बोट, तैरने वाला जो घर होता है, वो भी आपका कच्चे मकान में ही आता है, क्योंकि वो भी परमानेंट नहीं होता है। और इग्लू, बर्फ या बर्फ के टुकड़ों से बना हुआ जो घर होता है, जो स्कीमो इसे बनाते हैं, वो भी आपका कच्चे मकानों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका आता है अपार्टमेंट। अपार्टमेंट की रहने के लिए एक ऐसी जगह होती है जो बड़ी इमारत का हिस्सा होती है, यानी कि आप देखते हैं कि 6-7 मंजिला एक इमारत होती है, जिसमें जो मकान मालिक के पास है और जो मासिक किराया जमा करता है, वो अपार्टमेंट कहलाता है। यानी कि जो आपने परचेज नहीं कर रखा है, पर आप उसका किराया जमा कर रहे हैं। 6-7 मंजिल की एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, अपार्टमेंट है वो, और उसमें लोग रहते हैं और अपना किराया जमा करते हैं। फिर है कैबिन। कैबिन जो है वो आपका एक छोटा व लगभग निर्मित घर, जहाँ पर एक बेडरूम की व्यवस्था होती है, वो कैबिन होता है। जैसे आप ऑफिस में भी देखते हैं पर्टिकुलर अलग अलग कैबिन्स होते हैं, उसी तरीके से कैबिन हाउसेस भी होते हैं। एक जहाज पर एक बेडरूम की जो व्यवस्था होती है, कैबिन जो आपका एरोप्लेन होता है उसमें भी कैबिन्स होते हैं, जहाँ पर आपका एक बेडरूम होता है जिसमें आप आराम से बैठ के जा सकते हैं। बहुत लंबा सफर होता है, या फिर आप कॉस्टली जो एयरलाइंसेज हैं उनको यूज करते हैं, तब ये आपको मिलता है। पहाड़ पर बना हुआ भी एक कमरा जो है वो कैबिन की तरह होता है, जहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, आप जब वहाँ पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आपका कैबिन कहलाता है। उसके बाद आता है आपका ड्यूप्लेक्स। जब दो घर एक छत के नीचे एक साथ बने हुए होते हैं, तो ये जो एक जैसे और कुछ हिस्सों से जुड़े हुए होते हैं, ड्यूप्लेक्स होता है। जैसे कि जनरली देखा जाता है इंडिया में कि जब 2 भाई होते हैं या 3 भाई होते हैं, तो उनका बिल्कुल पास पास में एक दूसरे के बगल बगल में मकान बना दिया जाता है। उनकी छत एक ही होती है, उनका सेपरेट अलग अलग अपना पोर्शन होता है, किचन लेटरिन बाथरूम, किचन लेटरिन बाथरूम, किचन लेटरिन बाथरूम और बेडरूम। तो वो आपका, लेकिन उनका जैसे आंगन सेम है, बाहर का जो लॉन एरिया सेम है, वो सब एक है, तो वो ड्यूप्लेक्स के अंतर्गत आता है। फिर आता है टाउन हाउस, घरों का एक पंक्ति में बना हुआ होना, जिनकी दीवार एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। मतलब जो जैसे हम देखते हैं ना कि एडीए की साइड से जो एक जैसे मकान बना दिए जाते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, एक दूसरे को दीवार से जुड़े हुए और एक जैसे डिट्टो दिखाई देते हैं, सब आइडेंटिकल ट्विंस जैसे होते हैं, वो टाउन हाउस होता है। फिर है कॉन्डोमिनियल। यह एक इमारत संरचना है जो कई इकाइयों में विभाजित होती है, जो प्रत्येक अलग अलग स्वामित्व वाली होती है, जो संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले सामान्य क्षेत्र से घिरी हुई होती है। मतलब
ये आपका जो बिल्डिंग है ये बहुत सारी यूनिट्स में डिवाइडेड होती है, और जो अलग अलग मतलब ये अलग अलग लोग अलग अलग ओनर होते हैं इसके, और अगर एज अ होल देखें तो ये कॉन्डोमिनियल कहलाती है, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। फिर है आपका डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री एक छात्रावास की तरह होता है, जैसे कि आपका एक आपका छात्रावास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका जो हॉस्टल होता है उसमें मुख्य रूप से बोर्डिंग स्कूल या कॉलेज के छात्र बच्चे जो रहते हैं, बड़ी संख्याओं में लोगों के रहने और सोने के लिए इसमें आवासीय क्वार्टर प्रदान किए जाते हैं, उन्हें हम डोमेट्री कहते हैं। फिर है मोबाइल होम या फिर कारवां, या फिर इसे हम ट्रेलर हाउस भी कहते हैं, कुछ समय के लिए पहियों पर चलने वाला जो मकान होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। वो वाला आपने सॉन्ग सुना होगा, यूं ही चला चल रहा ही, तो उसमें वो यही वाला हाउस है। और जो आपके एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो लोग भी जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो वो मोबाइल वैन या कारवां का यूज कर रहे होते हैं। फिर है फार्म हाउस, शहर से दूर खेती और जानवरों के साथ में जो मकान बना लिया जाता है, एक दो कमरा और अपनी सुविधा के लिए चीजें, तो फार्म हाउस होता है। शेल्टर हाउस क्या है, आश्रय गृह या समुदाय आधारित गैर लाभकारी संगठन और आपातकाल में घर या आश्रय की आवश्यकता को पूर्ण करता है। मतलब आप देखते हैं सर्दियों में शेल्टर हाउसेस बना दिए जाते हैं लोगों के रहने के लिए जिनके पास मकान नहीं है, ठंड से बचाने के लिए। ये कम्युनिटी बेस्ड होते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये बनाए जाते हैं। उसके बाद है हाउस बोट, ये पानी पर तैरता हुआ घर है जो कि सैलानियों और जलीय जीवन बिताने वाले लोग इसको प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे कि आप कश्मीर जाएंगे तो वहाँ आपको हाउस बोट्स काफी देखने को मिलेंगी, केरल जाएंगे तो पानी पर जो चलती रहती हैं, जो उसी में हाउसिंग होती है, जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए मोस्टली ये यूज की जाती है। या फिर जो लोग मछली वगैरह पकड़ते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। फिर है कॉटेज हाउस, एक मंजिला मकान जिसमें जमीन स्वयं की होती है, वो कॉटेज हाउस होता है। हट, एक स्थानीय सामग्री जैसे बर्फ, पत्थर, घास, शाखाओं या मिट्टी से जो बनी हुई झोपड़ी होती है उसे हम हट कहते हैं। फिर है मानसून, वो आप जिसे हम हिंदी में हवेली कहते हैं, एक बड़ा आवास गृह होता है। रैम्बलर हाउस, जो कॉटेज से बड़ा मकान जिसमें कमरों की संख्या एक ही मंजिल पर ज्यादा होती है। फिर होता है बंगलो। बंगलो जो है वो एक मंजिल पर कॉटेज या कैबिन है जो सामान्य छोटे स्क्वायर फुट में होता है, और ये मॉडर्न अफोर्डेबल हाउसिंग है जो कि आपकी वर्किंग क्लास के लिए बनाया जाता है। मतलब जो मॉडर्न जो चीजें होती हैं वो इसमें इंक्लूड की जाती हैं बंगलों में। स्काई स्क्रेपर्स, ये बहुत लंबी और ऊंची बहुमंजिला इमारतें होती हैं, विभिन्न स्तर पर इसमें रहने योग्य न्यू स्टाइलिश बिल्डिंग को बनाया जाता है। उसके बाद है आपको जो भी चीज अगर मेरे समझाने से समझ नहीं आ रही है तो एक बार इस टर्म को समझ एंटर करके गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको उसकी इमेज दिख जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हमने देखा हुआ है और उसको ये कहते हैं, आपको नाम भी पता चल जाएगा। फिर है होम सिलेक्शन क्राइटेरिया, नेक्स्ट टॉपिक है। तो होम सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, देखिए लोकेशन सबसे पहले देखते हैं कि हमारी लोकेलिटी कैसी है, वहां पर साफ सफाई, माहौल, वहां के लोगों का व्यवहार कैसा है, ये देखा जाता है। फिर फाइनेंस देखते हैं कि अच्छा हम इतनी अच्छी लोकेलिटी में मकान लेंगे, हमारे पास इतना बजट है या नहीं, तो फाइनेंस देखते हैं घर लेने से पहले, घर को सिलेक्ट करने से पहले। फिर है योजना के आसपास की सुविधाएं, यानी कि एमिनिटीज अराउंड द प्रोजेक्ट, मतलब जहां भी आप मकान ले रहे हैं हम उसको एक प्रोजेक्ट की तरह कॉल करते हैं, तो वहां पर आपकी क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे एटीएम, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, आपका रिक्रिएशनल फैसिलिटीज जैसे आपके ये पार्क वगैरह जो होते हैं, और ट्रांसपोर्ट हब ये सब है या नहीं है। आपको पता चले आपने मकान ऐसी जगह ले लिया कि आपको ट्रांसपोर्ट लेने के लिए भी 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, अगर बाई चांस अगर अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल जाने के लिए भी आपको बहुत टाइम लगे, आपको समय पर सुविधाएं ना मिल पाए, ऐसी जगह पर हमें अपना प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना है, मतलब अपना मकान नहीं लेना है। फिर बनावट और सौंदर्य शास्त्र, यानी कि डिजाइन एंड एस्थेटिक, वो उसका डिजाइन कैसा होगा, सुंदर कैसा होगा, हमारे एस्थेटिक सेंस को फुलफिल करेगा या नहीं, ये चीजों को भी क्राइटेरिया को देखा जाता है। फिर लैंड कितनी लेंगे हम, हमारे बजट में कितनी लैंड आ सकती है, 100 यार्ड्स है, 200 यार्ड्स है, कितनी हम ले सकते हैं। योजना में सुविधाएं, यानी कि क्या क्या आप प्रोजेक्ट में आपको अमेनिटीज मिलेंगी, जैसे स्विमिंग पूल मिलेगा या नहीं, क्लब हाउस, आपके लॉन्स हैं, प्लेग्राउंड है, आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सभी आपके यूजुअली अपार्टमेंट्स में ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपके क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ फैमिली एंड इट्स टाइप्स, देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली टू द सोसाइटी। तो परिवार का क्या अर्थ होता है, देखिए परिवार का अर्थ है कुछ संबंधित लोगों को
लोगों का जो समूह है जो एक ही साथ रहता है। परिवार के सदस्य परिवार के जन्म विवाह और या फिर गोद लिए जाने से संबंधित होती हैं। परिवार जो वर्ड है जो फैमिली से लिया गया है इंग्लिश का, और जो लैटिन टर्म है फैमिलर शब्द से निकला हुआ है। अगर हम रियलिटी में देखें तो लैटिन का जो फेमिलिया वर्ड है, फेमिलिया, उसके अंतर्गत माता पिता नौकर गुलाम सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब जो आपके सर्वेंट्स हैं, जो आपके गुलाम हैं, उन सबको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है जो लैटिन टर्म है उसमें। परिभाषा क्या है? परिभाषा है ऑकबर्न और निमकॉफ के अकॉर्डिंग परिवार पति पत्नी का बच्चों सहित अथवा थोड़ा बहुत स्थायी संघ और अथवा एक स्त्री या पुरुष का अकेले ही बच्चों के साथ रहने का जो संघ है वो परिवार कहलाता है। फिर श्री सर्वेश्वर मैकाइवर और पेज ने कहा है परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है, जो इतना स्थायी है कि बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण हो सके। ये आपका सर्वश्री मैकाइवर और पेज ने कहा है। अब देख लेते हैं परिवार के प्रकार के बारे में। तो परिवार क्या है? विवाह के जो प्रकार के आधार पर हम परिवार को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बहुविवाह जो कि पहले ट्रेंड में था, अब नहीं है। गवर्नमेंट की साइड से बहुपत्नी विवाह को रोक दिया गया है। जो हमने प्रीवियस वीडियो देखी थी उसी में आपको सारी अपडेट दी थी, उसमें सारी हिस्ट्री दी थी आपकी, वो आप चेक कर लीजिएगा उसमें। तो पॉलीगेमस, पॉलीएंड्रस और मोनोगेमस यानी कि बहुविवाह, पतित्व विवाह और बहुपत्नीक विवाह, ये आपके विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण है। जिसमें आपकी जो बहुविवाह मतलब आप एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं। बहुपति विवाह मतलब फीमेल जो है वो एक से ज्यादा पुरुषों से विवाह कर सकती हैं। और एक पत्नी विवाह यानी कि जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह कर सकता है। आवास के आधार पर अगर हम फैमिलीज को देखें, परिवार को देखें, तो मातृस्थानीय होता है, पितृस्थानीय और परिवर्तनशील होता है। यानी कि जब फीमेल से मेल शादी करके फीमेल के यहाँ पहुंच जाता है तो वो आपका मातृस्थानीय होता है। पितृस्थानीय जब फीमेल और मेल शादी करते हैं तो फीमेल अपने घर को छोड़कर मेल के यहाँ पर जाती है। मोस्टली इंडिया में आपका पैट्रिलोकल टाइप ऑफ फैमिली देखने को मिलती हैं। परिवर्तनशील होते हैं फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस, जो कि जिनका कोई एक स्थान नहीं होता। जैसे कि आजकल जो आपका औद्योगिकरण के कारण फैमिलीज एक जगह नहीं रहती हैं, आपका ट्रांसफर्स होते रहते हैं। जैसे आप कभी बेंगलोर जा रहे हैं, अभी आप गुड़गांव जा रहे हैं, कभी आप नोएडा जा रहे हैं, तो ये आपका चेंज रहता है। तो ये आपका आवास के आधार पर आता है। वंश के आधार पर या तो मातृवंशीय या पितृवंशीय होते हैं। जिन फैमिलीज में आपकी जो मदर आपकी हेड होती है और जो मेल होता है वो शादी करके मदर के फीमेल के यहाँ जाता है तो वो मातृवंशीय, क्योंकि जो बच्चा है वो माता के वंश से जाना जाता है। पितृवंशीय वो होते हैं जब फीमेल मेल से शादी करके मेल के घर पर रहने लगती है, तो जो बच्चा है वो एक पितृवंशीय हो जाता है और पिता के ही सरनेम से आगे बढ़ता है और वहीं रहता है, तो वो आपका पितृवंशीय कहलाता है। इंडिया में मोस्टली पितृवंशीय फैमिलीज देखने को मिलती हैं। आकार और संरचना के आधार पर देखें तो न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली होती है। न्यूक्लियर जो एकांकी परिवार है जिसमें कि केवल 2 पीढ़ियां होती हैं, माता पिता और उनके बच्चे। जॉइंट फैमिली वो होती है जहां पर 3 पीढ़ियां होती हैं, माता पिता, उनके बच्चे और साथ में दादा दादी उनके होते हैं, चाचा ताऊ ये सब लोग होते हैं, तो वो आपकी ज्वाइंट फैमिली कहलाती है। परिवार के लाभ और हानि क्या है? तो सामान्यतः परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकांकी और संयुक्त परिवार। दोनों परिवार में भिन्न भिन्न रूप से कार्य करते हुए दोनों के गुण और दोष अलग अलग होते हैं। देखिए सामान्य अगर हम इन जनरल देखें फैमिली के बारे में, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली पर न जाए, तो सामान्य लाभ क्या है? फैमिली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आपको अफेक्शन शो करती है, आप में एकजुटता रहती है, यानी कि स्ट्रेंथ रहती है, आप लोगों में प्रेम रहता है, सहयोग होता है और हेल्प करते हैं एक दूसरे की। और अगर हानि देखें फैमिली की तो ये जो मेल और फीमेल होते हैं उन बीचों में बंधन पड़ जाता है। मतलब वो उनको निभाना ही है, उनको करना ही है, ये सारी चीजें भावनाएं एक मोमेंट पे आ जाती हैं। नियम होते हैं, रूल्स होते हैं कि आप कभी भी कहीं नहीं जा सकते, कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव अ फैमिली, यू हैव किड्स, तो आपको उनकी भी केयरिंग करनी है। सीमाएं होती हैं कि किस हद तक आपको क्या करना है। फिर है अनुशासन रहता है और जिम्मेदारियों
भी बढ़ जाती हैं जब आप एक फैमिली में आ जाते हैं, जब आप मैरिड होते हैं। तो उसके बाद आता है, अगर संयुक्त परिवार के फायदे देखें तो समस्याओं में सहायक होते हैं। मतलब जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो जॉइंट फैमिली में एक दूसरे के साथ मिलकर उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। त्योहारों का आनंद लेते हैं, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हमें मज़ा ज़्यादा आता है फंक्शंस में। आपसी समायोजन रहता है, बच्चों का संपूर्ण विकास होता है, क्योंकि वो अपने आसपास दादा दादी का एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, अपने मम्मी पापा का भी टाइम ले रहे हैं, अपने चाचा चाची वगैरह से भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को सुन रहे हैं। तो बच्चा फ्री नहीं बैठता, वो बोर नहीं होता, उसको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती हैं हर टाइम। विवाह करने में समझदार की राय मिल जाती है, जैसे कि जॉइंट फैमिली होती है, सब अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताते हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए, कैसे अपने लाइफ पार्टनर को चूज करना चाहिए। जीवन का न्यूनतम निर्वाह होता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते जीवन में, आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बंट जाती हैं। परिवार में अनुशासन भी जॉइंट फैमिली में ही बना रहता है, क्योंकि जब वो आपके जो हेड्स होते हैं वो आपको गाइड करते रहते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनको आप फॉलो करते हैं। और कुछ नुकसान भी हैं इसके। तो नुकसान क्या है, सहभागी के साथ दुर्व्यवहार, यानी कि आपका जो पार्टनर होता है उसके साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, सबकी बातें सुननी होती हैं और आप सिर्फ एक बंदे पर फोकस नहीं कर सकते हैं। सदस्यों का शोषण होता है, क्योंकि कोई एक बंदा तो हेड हो जाता है और बाकी लोग जो है उसकी बात को सुनते हैं और फॉलो अप करते हैं, तो उनका शोषण होता रहता है कि एक बंदा सिर्फ काम किए जा रहा है और एक सिर्फ हुक्म चला रहा है ना। तो इस तरीके की फीलिंग्स भी जॉइंट फैमिलीज में देखने को मिलती हैं। सदस्यों के बीच में धन मूल्य का मतभेद रहता है। जॉइंट फैमिलीज में यूजुअली होता है कि खर्चा कौन करेगा, कैसे आएगा, उसने कम दिया है, उसने ज्यादा दिया है, ये यूजुअली देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार में जो है वो संयुक्त परिवार जो एक तरीके के बोझ के जैसा भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप कुछ न्यू करना चाहते हैं, जो रेगुलर आपके बच्चे जैसे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि और एडवांस स्कूल में और ज़्यादा अच्छी एजुकेशन लें, तो क्योंकि सब बच्चे एक जगह पढ़ रहे हैं तो आप कहीं और नहीं भेज सकते, तो एक बोझ जैसा भी हो जाता है। संयुक्त परिवार के सदस्यों में हीन भावना भी देखने को मिलती है, क्योंकि वो अपने मन की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते हैं जनरली, तो उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलता है। अब एकांकी परिवार के लाभ देख लेते हैं कि आपके जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उनमें क्या लाभ होता है, बेहतर जीवन की गुणवत्ता होती है, क्योंकि कम लोग हैं, इनकम अच्छी है, तो अकेले अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। प्रवर्धित आर्थिक सफलता रहती है, यानी कि वो अपनी उनकी इनकम अच्छी रहती है तो वो उसको सेविंग्स में लगा देते हैं। पारिवारिक बजट पर कम दबाव पड़ता है, क्योंकि कम लोग हैं, इनकम ज़्यादा है, तो दबाव कम पड़ता है। खुशी की अधिकतम स्तर रहता है, क्योंकि कम लोग हैं, अपनी एक दूसरे की बात को समझते हैं, एडजस्ट करते हैं और ज़्यादा खुश रहते हैं। माताओं के लिए कम तनाव रहता है, क्योंकि उन पर वर्कलोड कम रहता है। उच्चतर शिक्षा स्तर रहता है, क्योंकि 2 ही बच्चे हैं, उन्हीं की एजुकेशन है, तो आप उनमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर संगठित स्वास्थ्य जोखिम रहता है, यानी कि आप की जो आप हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस रहते हैं, डाइट हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे आपके चेकअप्स हों, वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। अब एकांकी परिवार के नुकसान क्या हैं, ये एक पूर्ण विकसित व्यक्ति बनाने के लिए बच्चों को रोकता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस से एक्सपोजर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं, वो सेल्फ कंजर्वेटिव हो जाएंगे और उनको वो शेयरिंग वगैरह की जो हैबिट है वो नहीं सीखेंगे, लोगों का आदर सत्कार कैसे करना है वो नहीं आएगा। बच्चों को स्वार्थी व्यक्ति बना देता है एकांकी परिवार, क्योंकि मेरी ख्वाहिश, मुझे क्या लेना है, मुझे कहाँ जाना है, इन चीज़ों पर बच्चे मैं पर फोकस हो जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। यह जिम्मेदारी सीखने से बच्चों को रोकता है, क्योंकि जब जॉइंट फैमिली होती है तो जो बड़ा बच्चा होता है वो छोटे बच्चे की जिम्मेदारी लेने लगता है, या फिर काम अगर कोई कह रहा है तो वो करता है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में कोई काम नहीं होता बहुत ज़्यादा, तो लोग जिम्मेदारी बच्चा लेना नहीं सीखता है, उसको पता नहीं होता है कि मुझे कैसे ये काम करने हैं। बच्चे अकेलापन महसूस कर सकते हैं ऐसे में, क्योंकि मदर फादर वर्किंग है, दोनों चले जाएंगे तो बच्चा अकेला रह जाता है। बच्चों में अहम भावना भी विकसित हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मैं मेरे मम्मी पापा और हम लोग ही सब कुछ हैं, तो कोई और बाहर से आता है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता, उसे लगता है आई एम सुपीरियर वन, मैं सब कुछ हूँ, मेरे लिए ही सब होना चाहिए, मेरा बर्थडे है, मेरे लिए गिफ्ट आने चाहिए, तो वो शेयरिंग और मतलब जो
अपने आप को समझाने वाली बात होती है, कभी कभी अपनी चीज़ों को ड्रॉप करने वाली बात होती है, वो न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों में देखने को नहीं मिलती है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे समाज में परिवार के योगदान के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, और साथ में ही अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।